हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समास के भेद एवं समास को पहचानने की ट्रिक का स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि किसी भी एग्जाम में समास से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बेझिझक उसके उत्तर दे पाएंगे। आज के डेट में स्कूल से लेकर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समास से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उदाहरण सहित समास के सभी 6 प्रकार को पहचानने का तरीका ट्रिक के साथ बताने वाली हूँ। यदि आपने हमारे चैनल टीच इन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम जानते हैं कि समास क्या है। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना या फिर संक्षेप में लिखना, मतलब कम शब्दों में लिखना। जैसे कि उदाहरण से हम जानेंगे, राजा का पुत्र को संक्षेप में राजपुत्र कहेंगे या रथ को चलाने वाला को रथ चालक कहेंगे। अब देखते हैं समास के भेद, जो 6 प्रकार के हैं, जिसमें है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवा है बहुब्रीहि समास। समास 2 पदों से मिलकर बना होता है, पूर्व पद और उत्तर पद। तो ये पूर्व पद और उत्तर पद क्या है, इसे हम उदाहरण से ही जानेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बताया राजपुत्र, तो इसमें राज ये पूर्व पद कहलाएगा और पुत्र उत्तर पद। जैसे यहाँ पे रथ चालक है, इसमें रथ जो है वो पूर्व पद है और चालक वह है उत्तर पद। तो इसी पद की प्रधानता के आधार पर ही समास का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। उसी तरह से तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों। और बहुब्रीहि समास है, उसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान नहीं होते, बल्कि ये कोई तीसरे पद को इंगित करता है। तो ये समास को पहचानने की ट्रिक है, हम पद के द्वारा ही, पूर्व पद और उत्तर पद के द्वारा ही हम समास को पहचान सकते हैं। अब हम देखते हैं पहला अव्ययी भाव समास, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है और इसको पहचानने की ट्रिक है, इसमें पहला पद अवयव या फिर पहला पद उपसर्ग या फिर पहला पद छोटा होता है। तो देखते हैं कि अवयव क्या है। तो अवयव शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, इसमें ज्यों का त्यों ही शब्द रहता है और वे शब्द लिंग, विभक्ति और वचन में एक ही समान रहते हैं, ऐसे शब्द अवयव कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, तो यहाँ प्रति जो है वो पूर्व पद है, इसमें ये प्रधान है और दिन जो है वो उत्तर पद है। तो यहाँ पे प्रति जो है पूर्व पद जो है वो बदलेगा नहीं, इसके जगह आप जैसे प्रतिकूल कर सकते हैं। फिर यथाशक्ति, यथाशक्ति, यहाँ पे यथा इसमें बदलेगा नहीं, इसलिए इसमें है शक्ति के अनुसार। और इसके जगह आप दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, यथासंभव। उसी तरह से है आजीवन, तो जीवन भर, निडर, डर के बिना। यहाँ पे देखिए जो नी है वो उपसर्ग है, फिर भर पेट दिया हुआ है, पेट भर के, तो यहाँ पर भी भर जो शब्द है ये अवयव शब्द है, ये बदलेगा नहीं। उसी तरह से इसमें नोट भी दिया हुआ है कि एक ही शब्द बार बार आने पर भी अव्यव समास होता है। जैसे उदाहरण रातों रात, धीरे धीरे, यहाँ पे एक ही शब्द बार बार आ रहा है, दिनों दिन, हाथों हाथ, बीचों बीच, धमाधम, कानों कान और पहले पहल। तो इस तरह से हम अव्ययी भाव समास को समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो
उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसे पहचानने की ट्रिक है कि विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो कारक चिन्ह क्या है? कारक चिन्ह आप विभक्ति में पढ़े हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की के अधिकरण में पर। तो इस तरह से ये जितने भी हैं ये कारक चिन्ह है। अब तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, इसमें कारक चिन्ह को होता है। तो इसका उदाहरण है गगन चुंबी। तो इसको हम विग्रह करेंगे तो होगा गगन को चूमने वाला। उसी तरह से है मनोहर, मन को हरने वाला। तो यहाँ पे कारक चिन्हों का प्रयोग होगा दोनों पदों के बीच में। जैसे ये गगन, ये आपका पूर्व पद है और चुंबी उत्तर पद। तो दोनों पदों के बीच यहाँ पे देखिए को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से है करण तत्पुरुष समास, इसके कारक चिन्ह है से या फिर के द्वारा। तो इसका उदाहरण है भयाकुल। इसका हम विग्रह करेंगे तो भय से आकुल, मतलब भय के द्वारा, है ना। फिर दूसरा है तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा कृत। उसी तरह से है संप्रदान तत्पुरुष समास, उसका कारक चिन्ह होता है के लिए। स्नान घर, इसमें स्नान आपका पूर्व पद है और घर उत्तर पद। तो इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है ना, इसलिए स्नान के लिए घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। फिर अपादान तत्पुरुष से अलग, यहाँ पे अलगाव का भाव व्यक्त होता है। जैसे भय मुक्त, भय से मुक्त होना, मतलब डर से हमेशा के लिए अलग हो जाना। फिर है धनहीन, धन से हीन, धन से अलग होना। फिर संबंध तत्पुरुष समास, जिसमें कारक चिन्ह होता है का, के, की। उदाहरण में है भारत रत्न। तो यहाँ पे विग्रह करेंगे तो हो जाएगा भारत का रत्न। यहाँ पे संबंध बता रहा है भारत का रत्न। उसी तरह से है आज्ञा अनुसार, मतलब आज्ञा के अनुसार। फिर अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें कारक चिन्ह है में और पर। उदाहरण जैसे इसमें देखेंगे रण कौशल, तो रण में कौशल। फिर है घुड़सवार, तो घोड़े पर सवार। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों पदों के बीच में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, वो तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो इसी तरह से तत्पुरुष समास के उपभेद भी हैं। आजकल कंपटीशन एग्जाम में तत्पुरुष समास के उपभेद से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले है निय तत्पुरुष समास, दूसरा है उपपद तत्पुरुष समास और तीसरा है लुप्त पद तत्पुरुष समास। तो पहला देखते हैं निय तत्पुरुष समास। इसमें पहला पद निषेधात्मक या फिर नकारात्मक होता है, उसे निय तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसके उदाहरण हम देखते हैं असभ्य, मतलब न सभ्य, कि जो सभ्य नहीं है, नकारने वाला शब्द जो है। अनादि न आदि, असंभव न संभव। फिर अनंत न अंत, तो ये हो जाएगा निय तत्पुरुष समास। फिर दूसरा है उपपद तत्पुरुष समास। तो ऐसा समास जिनका उत्तर पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय के रूप में ही प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि नभचर, कृतज्ञ, यहाँ पे ज्ञा प्रत्यय है, कृतघ्न घन प्रत्यय है, जलद में द प्रत्यय है और लकड़हारा में हारा प्रत्यय। इस तरह से आप पनहारा, ये भी इसमें अर्थ उपयोग कर सकते हैं, उदाहरण इत्यादि। तो इस तरह से इसमें प्रत्यय के रूप में ही प्रयोग में लाया जाता है। फिर है लुप्त पद तत्पुरुष समास। जब किसी समास में कोई कारक चिन्ह अकेला लुप्त न होकर पूरे पद सहित लुप्त हो और तब उसका समासिक पद बने तो वह लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कि दही बड़ा, तो अब इसका विग्रह करेंगे तो होगा दही में डूबा हुआ बड़ा। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि इसमें कोई भी कारक चिन्ह जो है वो अकेला लुप्त ना होकर पूरे पद से लुप्त हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए दही में डूबा हुआ बड़ा, ये पूरा लुप्त हो गया, दही बड़ा का जो शब्द था। तो उसी तरह से ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी, पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। अब देखते हैं हम तीसरा समास कर्मधारय समास। तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण
और उत्तर पद विशेष्य हो, कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। तो विशेषण, विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह उसका विशेष्य होता है। तो इसे आपको याद रखना है। और कर्मधारय समास में एक चीज़ याद रखना है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अब हम देखेंगे कि इसे कैसे पहचानेंगे, उसकी ट्रिक। तो विग्रह करने पर तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे जो, किसी, के समान, रूपी आदि। तो ये इतने सारे शब्द हैं जिससे तुलनात्मक किया जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये कर्मधारय समास है। देखते हैं इसका उदाहरण। जैसे यहाँ पे है काली मिर्च, तो यहाँ पे काली जो है विशेषण है और मिर्च जो है विशेष्य। तो इसका विग्रह करेंगे, काली है जो मिर्च, यहाँ पे मिर्च की विशेषता बताई जा रही है। उसी तरह से नीलकमल, नीला है जो कमल, यहाँ पे कमल विशेष्य है और नील जो है वो विशेषण है। अब देखिए चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, जैसे आपके तुलनात्मक शब्द के समान का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे है चंद्र के समान मुख वाली। और है देहलता, देह रूपी लता, तो यहाँ एक रूपी शब्द जो तुलनात्मक शब्द प्रयोग हुआ है, देह रूपी लता। तो इस तरह से कर्मधारय समास को समझेंगे हम कि इसमें विशेषण और विशेष्य और साथ में तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग, जैसे है जो, के समान और रूपी। अब देखते हैं द्विगु समास। जिस समस्त पद का पहला पद मतलब पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। संख्यावाचक विशेषण, तो विशेषण के प्रकार में जो संख्यावाचक विशेषण है वह हो तो वो द्विगु समास कहलाता है। तो इसको पहचानने की ट्रिक है कि इसका जो पहला पद है वही संख्यावाचक होगा, मतलब पूर्व पद। उदाहरण से समझेंगे हम। नवरात्रि, तो इसका विग्रह करेंगे नवरात्रियों का समूह। देखिए नौ, ये जो पहला शब्द है वो संख्यावाचक है। उसी तरह से सप्तऋषि में सप्त संख्यावाचक विशेषण है। फिर पंचमढ़ी में 5। इस तरह से और भी इसके उदाहरण हैं। त्रिनेत्र, अष्टधातु, तिरंगा, सप्ताह, दोपहर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो पहला पद है वही संख्यावाचक है, इसलिए ये द्विगु समास होगा। फिर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जिस समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। दोनों पद मतलब आपका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद की प्रधानता हो। इसको पहचानने की ट्रिक है कि जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसमें और, अथवा, या, एवं लगता हो। जैसे कि अन्न जल, तो यहाँ पे अन्न और जल, नदी नाले, नदी और नाले। गुण दोष, गुण या दोष, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, ऊंच नीच, ऊंचा या नीचा। तो इस तरह से द्वंद्व समास है जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। और इसमें हमें एक चीज़ याद रखना है कि इसमें और, अथवा, या, एवं ये सारे शब्द विग्रह करने के समय लगते हैं। और भी उदाहरण है आगे पीछे। सुख दुख, अपना पराया, राजा प्रजा, छल कपट, ठंडा गर्म। और इसमें विशेष है धर्माधर्म, तो इसका विग्रह करेंगे तो होगा धर्म और अधर्म। पापा पाप मतलब पाप और अपाप। लाभा लाभ, लाभ और अलाभ। तो ये भी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। और यहाँ पे जितने भी उदाहरण यहाँ पे बताए जा रहे हैं ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आए हुए प्रश्न हैं। उसके बाद है बहुब्रीहि समास। जिस पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। इसको पहचानने की ट्रिक है कि विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। तो बहुब्रीहि समास में आपको एक चीज़ याद करनी है कि इसमें दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती बल्कि कोई तीसरा पद इसमें सांकेतिक होता है और विग्रह करने पर ये शब्द आते हैं। वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके। जैसे कि उदाहरण से हम समझेंगे नीलकंठ,
तो यहाँ पे इसका विग्रह करेंगे तो होगा नीला है कंठ जिसका, यहाँ पे जिसका शब्द दिया है अर्थात शिव। फिर है चतुरानन, 4 है आनन जिसके अर्थात ब्रह्मा। तो यहाँ पे जो उदाहरण दिए हैं नीलकंठ, तो इसमें नील और ये कंठ दोनों पद की प्रधानता नहीं है, बल्कि ये तीसरे पद की अर्थात यहाँ जिसका शिव जी की और संकेत कर रहे हैं। उसी तरह से चतुरानन में 4 है आनंद जिसके, वो कौन है? ब्रह्मा। तो ये बहुब्रीहि समास के पहचानने की ट्रिक है। इसमें और भी उदाहरण है, जैसे चक्रपाणी, चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु, पंकज, वीणापाणी, लंबोदर, गिरिधर, महावीर, निशाचर। फिर है मृत्युंजय, 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव, चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके अर्थात शिव, विषधर, प्रधानमंत्री। तो इस तरह से आपको बहुब्रीहि समास के याद रखने हैं। इसमें विशेष में और है, जैसे सिर फिरा, एक तारा, शांत चित्त, कुशाग्र बुद्धि, मंद गति, जितेंद्रिय, दीर्घायु, मीठ बोला, हंसमुख, पतझड़। यहाँ पे जैसे पतझड़ दिया है तो ये किसी मौसम को इंगित कर रहा है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास है। निर्जन मतलब शांत जगह, अनहोनी, विमल, पुण्यात्मा आदि ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं कि हमको यहाँ पे ये देखना है कि हम कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में दोनों में किस तरह से अंतर को समझेंगे। इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए कि कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद होता है विशेष या फिर उपमेय। जैसे कि नील गगन में नील विशेषण है तथा गगन विशेष्य है, क्योंकि गगन की विशेषता क्या है? क्यों? नीला है। इसी तरह से चरण कमल में चरण उपमेय है और कमल उपमान। तो ये दोनों उदाहरण कर्मधारय समास के हैं। तो इस तरह से हम कर्मधारय समास को समझेंगे कि इसमें विशेषण और विशेष्य। और दूसरा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है, जैसे कि चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण। जैसे यहाँ पे चक्रधर दिया है तो चक्र को जो धारण करने वाला है, बहुब्रीहि समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों की प्रधानता नहीं होती, बल्कि ये किसी तीसरे पद को इंगित करते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी के बारे में बोल रहे हैं कि चक्र को धारण करता है जो, कौन? अर्थात श्री कृष्ण। तो इससे हम बहुब्रीहि समास को पहचानेंगे। और भी जैसे उदाहरण इसमें नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो ये होगा आपका कर्मधारय समास। लेकिन फिर नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो ये बहुब्रीहि समास होगा। तो ये कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर को हमें इसी तरह से ही समझना है। फिर है लंबोदर, मोटे पेट वाला, ये होगा कर्मधारय। और उसके बाद है लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश, बहुब्रीहि। तो आपके एग्जाम में अगर ये दोनों नीलकंठ या फिर लंबोदर ऐसे शब्द दिए हैं और इसके साथ में ऑप्शन में कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास दोनों हैं, तो उसका सटीक उत्तर बहुब्रीहि समास ही होगा। ये आपको इसमें याद रखना है। उसी तरह से द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है, जबकि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पर विशेष्य होता है। जैसे दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, तो ये बहुब्रीहि समास है। और चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, ये द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पे चतुर्भुज संख्यावाचक है इसका पहला पद ही, इसीलिए ये द्विगु समास होगा। उसी तरह से दशानन, 10 आननों का समूह, ये द्विगु समास है। फिर चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, ये बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि इसमें जो पूरा समस्त पद ही विशेषण का कार्य कर रहा है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है
कि अगर आपके प्रश्न में द्विगु समास और बहुब्रीहि समास दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं और उसमें जैसे दशानन ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, तो इसमें आपका सटीक उत्तर बहुब्रीहि समास ही होगा, क्योंकि आप दशानन इसमें द्विगु समास भी है क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण को इंगित कर रहा है। लेकिन अगर ये दोनों दिया हुआ है ऑप्शन में कि द्विगु समास होगा या बहुब्रीहि समास, तो इसमें आपका सही उत्तर होगा बहुब्रीहि समास। तो उसी तरह से द्विगु और कर्मधारय में भी अंतर हमको जानना है। द्विगु समास का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है जो दूसरी पद की गिनती को बताता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्या कभी नहीं होता और द्विगु का पहला पद विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। यह आप उदाहरण से भी देख चुके हैं कि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो पहला पद ही हो। उसी तरह से जो द्विगु समास का पहला पद होता है वो हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है और वो दूसरे पद की गिनती को बताता है। अब हम इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे नवरत्न, नवरत्नों का समूह, यहाँ पे ये जो पहला पद है वो संख्यावाचक विशेषण में है, इसीलिए ये द्विगु समास होगा। और पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है, ये कर्मधारय समास होगा क्योंकि इसमें विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। फिर है सप्तऋषि, सप्त यहाँ पे पहला पद जो है वो संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए ये द्विगु समास होगा। फिर है चंद्रमौली, मुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, तो यहाँ तुलनात्मक भी है और विशेषण और उसकी विशेषता को इंगित कर रहा है, तो ये होगा कर्मधारय समास। तो इस तरह से हमको इन सभी समासों में द्विगु समास या कर्मधारय समास में अंतर को समझना है। अगर यहाँ पे भी प्रश्न में द्विगु समास और कर्मधारय समास ऑप्शन में दोनों दिए हैं, तो आपको यहाँ पे उत्तर को बारीकी से यहाँ पे पहचानना है। जैसे इसमें नोट है, यदि किसी प्रश्न का उत्तर कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास दोनों हो तो बहुब्रीहि पर ही टिक करना है। जैसे नीलकंठ, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि किसी भी प्रश्न का उत्तर दोनों दिया हुआ है ऑप्शन में, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास, तो उसका जो सटीक उत्तर होगा वो बहुब्रीहि समास ही होगा। उसी प्रकार से द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में बहुब्रीहि समास पर ही टिक करना है। जैसे कि दशानन, आप एक बार उदाहरण इसमें और देख लेंगे कि द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अगर आपको अंतर समझ नहीं आ रहा है और दोनों ऑप्शन आपके उत्तर में दिए हुए हैं, तो उसमें बहुब्रीहि समास पर ही टिक करना सही है और ये सटीक उत्तर है। उसी तरह से कर्मधारय और बहुब्रीहि भी दिया है, तो उसमें बहुब्रीहि समास पे ही टिक करना सही है और आपका बहुब्रीहि समास ही उसका सही उत्तर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपका समास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य, चाहे वह समास के भेद हो या उपभेद, उदाहरण और समास को पहचानने की ट्रिक पूरे हुए। हम नेक्स्ट वीडियो में समास से संबंधित 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं उसका अध्ययन करेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि किसी भी समास को कैसे पहचाना जाता है ये आप समझ गए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि इस चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।